बड़ा सियासी खेल हो गया। राजनीति के धुरंधर शरद पवार के घर में बगावत हो गया। जिस भतीजे ने 2019 में झटका दिया था, उसने आज फिर एक बड़ा झटका दिया। शिंदे सरकार के खेमे में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन गए अजित पवार। ये खबर आग की तरह फैल गई। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और लखनऊ से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। विपक्षी खेमे में खलबली मची। अभी पटना में विपक्ष की एकता बैठक के 10 दिन भी नहीं हुए थे कि महाराष्ट्र में इस खबर ने विपक्ष के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। जिस विपक्ष की अगली मीटिंग बेंगलुरु में होने वाली थी, वो आज बीजेपी के इस दाव को समझ नहीं पा रही। विपक्ष की जो पार्टियां 2024 में मोदी सरकार को हटाने के लिए रणनीति बना रही हैं, उनके इरादे पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत ने विपक्ष का खेल खराब कर दिया? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, क्योंकि शिंदे सरकार के साथ जो परिस्थिति है और शिंदे सरकार के खिलाफ जो परिस्थिति है, वो अंगणित भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममभाव। सियासत के रिक्टर स्केल पर अजित पवार ने जो झटका दिया है, उससे महाराष्ट्र में उथल पुथल मच गई। विपक्षी एकता के तंबू उखड़ गए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ। शरद पवार की सियासी जमीन ही खिसक गई। आज इलेक्शन को 4 साल हो गए। 4 साल से पहले चुनाव के लिए लोगों के सामने गए तो हमारा टारगेट क्या था? मोदी का टारगेट क्या था? हम लोग। अब तक इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। ये उनको वहाँ जाना था, उनको फावर की आवश्यकता थी। शरद पवार का गेम भतीजे अजित पवार ने ही बिगाड़ दिया। सिर्फ 1 घंटे में नेता विपक्ष से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए अजित पवार। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। 2024 के विपक्षी एकता के लिए ताल ठोकने वाले शरद पवार को घर में ही बगावत ऐसी मिली जिसकी भनक उन्हें आज सुबह तक भी नहीं थी। विरोधी पक्ष नेते असतील, जे भाजपचे असतील किंवा एकनाथ शिंदे गटाचे असतील, ते नेहमीच चर्चा करत असतात। आजही तीच चर्चा पुन्हा आता सुरू होते की अजित पवारांचं भाजप बरोबर कुठेतरी सूत जमलेलं असतं, म्हणून फार तुमच्यापूर्वी तुम्ही विचारत होता की त्यांना पक्षाचा अध्यक्ष करायचं, आता म्हणता भाजप होतो, नक्की काय तो? पण सातत्याने हे होतं, हे थांबवलं पाहिजे कुठेतरी। शेवटी सर्व आपण आहात। नाही, त्याच्यासाठीच 11ची बैठक, आमची 6ची बैठक आहे ना। त्याच्यात आम्हाला निर्णय घ्यायची इच्छा आहे। बदल होईल। आता असं आहे, पक्षाची बैठक बोलायच्या नंतर तिथं निर्णय होईल हे तुम्हाला सांगितल्यानंतर तुम्ही असाच निर्णय होईल तर तसाच निर्णय होईल हे मी आज सांगितलं तो इथे बोलायची गरज आहे का? मग ती हुकुमशाही नाही। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन वाले एमडीए के एक धड़े उद्धव गुट के सीने पर यह फैसला नश्तर की तरह गिरा। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है, वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। सुबह सुबह ही उद्धव ठाकरे के सलाहकार संजय राउत ताल ठोक रहे थे। बीजेपी के हवाले से खुद ही दावा कर रहे थे कि बीजेपी ने मान लिया है कि राहुल गांधी 2024 में पीएम बनने जा रहे हैं। जो लोगों ने मन ही मन में ठान लिया है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और यह अच्छी बात, अच्छा संकेत। हालांकि दोपहर होते होते खेल ऐसा बिगड़ा कि देश में विपक्ष की एकता की बात करते करते महाराष्ट्र में ही 3 दलों की एकता चिंदी चिंदी हो गई।
इसका असर विपक्ष पर साफ दिखने लगा। हम ये पूछना चाहेंगे अभी कि जिनके ऊपर अभी 2-3 दिन पहले आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता स्वयं मोदी जी लगा रहे थे, आज उन्हीं के साथ कदमों से कदम मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए चलने में कितना आनंद आएगा। आज एक साथ बैठेंगे उनके साथ में मंत्रिमंडल में, तो वो तो आनंद आना है उनको। देखिए, जो भी लोग एनसीपी छोड़कर और मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ये सब बेचारे ईडी के सताए हुए लोग हैं। ये ईडी ऑपरेशन है, कमल ऑपरेशन तो ही है, लेकिन साथ साथ ईडी का भी ऑपरेशन है। ईडी से कैसे बचा जाए, उनकी परेशानियों से कैसे बचा जाए, ये उनके सामने एक समस्या थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। पटना में एक मंच पर जुटने वाले विपक्ष के नेता अब महाराष्ट्र को बीजेपी की प्रयोगशाला बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने नई थ्योरी के जरिए बीजेपी पर सवाल उठाए। जो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना, लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन सियासत में ये कहावत बेईमानी हो जाती है। 23 नवंबर 2019 की सुबह सुबह महाराष्ट्र में अजीत पवार ने ऐसा ही झटका दिया था। फडणवीस के साथ अजीत पवार ने शपथ ली। हालांकि उस वक्त शरद पवार मैनेज करने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद भी सियासत की ये भट्टी कभी ठंडी नहीं हुई। अजीत पवार का दिल हमेशा बागी ही रहा, हालांकि कभी खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शरद पवार तो ऐसी खबरों का खंडन ही करते थे, लेकिन ये आंच आज ऐसी धधकी कि अजीत पवार ने शरद पवार की सियासत को धुआं धुआं कर दिया। इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते हम साथ साथ जाना चाहते हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन दिया है। उद्धव की शिवसेना के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट ने विपक्ष के मिशन 2024 को कमजोर किया है। जिस विपक्ष की धुरी होने का दावा शरद पवार भी गाहे बगाहे करते रहे, उस राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ा संकट है। और ये संकट आज एनसीपी के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस समेत विपक्ष की तमाम 17 पार्टियों के सामने भी है, जिन्होंने पटना में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। पुणे से पंकज खेलकर, मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक।